वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 20 मार्च है, तो आज बात की जाएगी विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे के संबंध में क्या है। जो युक्ति आईएएस के जो है इम्पोर्टेंट डेज जो सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का एक नया सेगमेंट नए टॉपिक के साथ हम लोग आज आप लोगों के सामने हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे विश्व गौरैया दिवस के संबंध में। यह कब मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, थीम या विषय क्या है वर्ष 2022 का, आरंभ कब से किया गया था, इसे क्यों महत्वपूर्ण है गौरैया हमारे इकोसिस्टम के लिए, इस पर हम लोग बात करेंगे। भारत में गौरैया के प्रकार कौन कौन से हैं, विश्व में कौन कौन से, ये भी हम लोग देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जो IUCN है, वो संस्था क्या है, वो किस रूप से इसे नोटिफाई किए, किस लिस्ट में शामिल किए, सभी टॉपिकों पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और जो भी चीज़ें हैं नए तरीक़ों से सीखने की कोशिश कीजिए। हम लोग से जुड़ने का बहुत सा माध्यम है, आप जुड़ सकते हैं विभिन्न तरीक़ों से, जिसमें आप लोगों को प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको लोगो ऐसे देखने को आएगा, आप उसे इंस्टॉल कीजिए, रजिस्टर्ड हो जाइए और जो भी चीज़ें युक्ति पर दिया जा रहा है युक्ति प्लेटफॉर्म पर, आप उसका लाभ ले सकते हैं। आपको यहाँ पर साथ ही साथ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in, आप इसे विजिट करके भी देख सकते हैं। सेम फॉर्मेट दोनों जगह रहता है, तो आप लोग जहाँ आपके लिए बेस्ट हो आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको युक्ति आई इस प्लेटफॉर्म पर टेस्ट अवेलेबल है, UPSC स्टेट PCS PT प्लस मीन्स तथा साथ ही ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSI, बिहार, FCI, DRDO जैसे बहुत से एग्ज़ाम के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को टेस्ट अवेलेबल है। तो जो भी अभ्यर्थी है टोटल आप यहाँ पर आप एक प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं और सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर सकते हैं। दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। संबंधित विषय से कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग ज़रूर बेहिचक हमें कॉल कीजिए। 24 आवर आप लोगों को सभी सुविधाएं दी जाएगी। हमारा टैग लाइन है अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को आज ही कोचिंग बनाइए। सारे कोचिंग के जितने भी बेनिफिशियरी आपको यहाँ उपलब्ध कराए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सीरीज चल रहा है लूसेंट बूस्टर MCQ, जिसे मेगा क्विज मेगा आपको फॉर्मेट इसे हम लोग बोलते हैं, जिसमें आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ भी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे, जिसमें GS का पार्ट हो, GK का पार्ट हो, आप उसके लिए ये पैकेज को परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट, जो दोनों माध्यम के एस्पिरेंट है वो दोनों परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको 600 से अधिक टॉपिक वाइज जो लूसेंट में टॉपिक दिया रहता है उसका आपको एनालिसिस प्रश्नों का कराया जा रहा है, PDF दिया जा रहा है, क्वेश्चन को क्विज आप में शामिल हो सकते हैं और उसका आप लोगों को वीडियो एनालिसिस भी कराया जा सकता है। जाके प्ले लिस्ट में आप लोग देखिए, प्ले लिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए रहते हैं, तो आप वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं कि लूसेंट बूस्टर का जो मटेरियल है कितना आप लोगों के लिए किसी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी बन सकता है। तो आप लोग इसका परचेज मात्र 199 में कर सकते हैं, तो ज़रूर इसे परचेज करने का प्रयास कीजिए ताकि सारे जिसके जो पार्ट है वो कवर हो जाए। चलिए नेक्स्ट है UPPCS के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुका है, सभी लोग जान सके। इस पर 21 टेस्ट होगा, जिसमें आप लोगों को CSET 3 होगा और प्लस 10 टेस्ट फुल टेस्ट होगा टोटल टेस्ट में, और सभी सब्जेक्टिव एक एक टेस्ट का कवर किए गए हैं। तो इससे आपको अतिरिक्त करने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में आप लोगों को टेस्ट के साथ आप लोगों को PDF दिया जाएगा जो बेस्ट एनालिसिस होगा, जो क्वालिटीज़ में इसमें कोई क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाता है। युक्ति IAS पर सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों को युक्ति IAS पर मिलेगा। जो भी कंटेंट यहाँ दिए जा रहे हैं उसके डाटा वेरीफाई किए रहेंगे, आपको ये सब चीज़ें और भी कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसको आप मात्र 299 में परचेज कर सकते हैं। तो दिए गए संबंधित सभी जानकारी आप दिए गए नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है 21 तारीख से, कल से आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे ज़रूर कवर कीजिए और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में ये अवेलेबल होगा। नेक्स्ट है 67 BPSC का रनिंग चल रहा है, सभी लोग जान रहे हैं, तो इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए और जो अभी तक नहीं शामिल हुए ज़रूर शामिल होइए, क्योंकि ये आप लोग के लिए 110 का स्कोर ज़रूर लाने में सहायक होगा BPSC में। इस बार हम लोग का मोटो भी है, जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं सभी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ उनका स्कोर 110 के पार ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उस तरह के मटेरियल आप लोग को अवेलेबल कराया गया है। तो यह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है, तो सभी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। UPSC का भी सीरीज चल रहा है, तो आप ज़रूर इसमें विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अकाउंट टेस्ट है,
और सभी सब्जेक्टिव जितने भी होते हैं उसके साथ साथ 25-25 प्रश्नों का अभ्यास कराया जा रहा है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उसको। साथ में सी सेट आपको 3 सी सेट फुल टेस्ट 8 कराए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट 2 फरवरी से ही है, तो आप लोग इसे ज़रूर परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं विश्व गौरैया दिवस। आप लोग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो गौरैया के बारे में या गौरैया को नहीं देखा होगा। आज के जनरेशन की बात नहीं, आज जो अभी नए नए जन्म लिए हैं उसे नहीं, आज से जो 5 साल 10 साल पहले जो लोग जन्म लिए, 15 साल पहले, कोई शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो गौरैया को नहीं देखा होगा या गौरैया को नहीं जानता होगा किसी न किसी रूप से। सबसे गांव शहरों के लिए ये खूबसूरत पक्षी हुआ करती थी। ये झुंड में अगर उड़ती है तो देखने इसका मनोहर दृश्य देखने को अलग ही देखने को मिलता है। सारे फिल्म और सारे चीज़ों को साइड में करके मनोरंजन करती है। तो यह कितना महत्वपूर्ण है यह अभी आप लोग जानिएगा, और ये क्यों संकट में है, इस पर क्यों और भी कार्य करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले कब मनाया जाता है यह जानना चाहिए। एग्जाम पॉइंट 20 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन आम लोगों में गौरैया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। हम लोग अनजाने में इसके हानि करते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग खाद्य पदार्थ में कीटनाशक का यूज करते हैं, या तो हम लोग पतंग उड़ाने के लिए मांझे वाले जो रस्सी होती है उसका उपयोग करते हैं। इससे इनको फिर टावर का जो उपयोग बढ़ा है, जैसे मोबाइल का जो जनरेशन डेवलप हुआ है, 3G 4G 5G अब आने वाला है, तो इससे बहुत ही नुकसान हुआ इस पक्षी को। आपको एक मूवी आया था, अक्षय कुमार की मूवी थी, रजनीकांत की मूवी थी, जिसमें आपको दिखाया गया था कि टावर से कैसे पक्षियों पर प्रभाव पड़ा है। और उसमें गौरैया का ही देखिएगा आप लोग, गौरैया पक्षी का ज़्यादा उस पर फोकस किया गया, सबसे अधिक प्रभाव गौरैया पर ही पड़ा है। तो ये देखेंगे हम लोग। इसके अतिरिक्त शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का दिवस है, मनाने का उद्देश्य बना रखा गया है। कब से मनाया जा रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2010 से पहली बार मनाया गया है। तो यह दिवस याद रखिएगा 2010 से प्रारंभ किया गया है। उससे पूर्व इससे संबंधित कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाता जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। वर्ष 2012 में दिल्ली सरकार ने गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो राष्ट्रीय पक्षी किसका है, तो जो राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, उसकी यह राजकीय पक्षी है। तो आप लोग को ये 2-3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, देखिए इंग्लिश फॉर्मेट भी सेम रहता है एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए। जो इंग्लिश मीडियम का एस्पेरेंट है, इसे प्राप्त करने के लिए 3 माध्यम, या तो गूगल से ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक में इम्पॉर्टेंट डे के सीरीज़ में आप लोगों को यह PDF अवेलेबल होगा। सेम आप वेबसाइट विजिट करके सेम फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में PDF अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही आप या तो इस बार कोड से, गूगल बार कोड को इसको स्कैन कीजिए गूगल स्कैनर से, और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर ये PDF सेंड किया जाता है। तो आप लोग 3 माध्यम से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो भी हों, आप इस PDF को लेना चाहते हैं, इसे देखना चाहते हैं, अपने नॉलेज को और डेवलप करना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं, थीम या विषय क्या है। तो 2016 से 2022 तक एक ही विषय को रखा गया है, क्योंकि यह इस रूप से महत्वपूर्ण है कि जो आगामी जो वर्षों तक है इसे एक ही थीम के साथ डेवलप किया जा रहा है, कि लोग अलग अलग तरीक़ों से समझे इसे कि कितना महत्वपूर्ण है यह पक्षी हमारे लिए। तो आई लव स्पैरो यह थीम है इसका। जब भी आए प्रश्न तो 2016 से 22 तक जो भी पूछे तो आई लव स्पैरो को आप विषय के रूप में जानिएगा। सेम एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश वाले में भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्यों महत्वपूर्ण है, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के डेट का, विश्व गौरैया दिवस का। ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एक पहली संस्था होती थी जो भारत से लेकर विश्व के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययनों के आधार पर गौरैया को रेड लिस्ट में शामिल किया है। यह तो है ही, साथ में IUCN तो की ही है, पर यह भी अपने जो लिस्ट जारी करती है उसमें इसे रेड लिस्ट में रखा गया है। और साथ ही साथ ये जो आपको देख रहे होंगे, एक सेकेंड, हाँ चलिए, गौरैया जो है पासेराइडेई के परिवार के सदस्य है। जो पासेराइडेई
यह एक परिवार है जिसमें छोटे छोटे जीव, छोटे पक्षियों का परिवार होता है। उस परिवार का सदस्य है। विश्व गौरैया की 26 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व में जितने भी हैं गौरैया के 26 प्रजातियां। तो आपको पीटी में यह प्रश्न पूछ सकता है कि गौरैयों का कितना प्रजाति विश्व में है, तो 26 है, जिसमें भारत में केवल 5 है और सभी महत्वपूर्ण है भारत के लिए। तो 5 भारत में पाई जाती है, तो यह महत्वपूर्ण है। तो भारत में कितने हैं? 5। पीटी ऑफ पॉइंट से आपको यह प्रश्न पूछ सकता है। इस सोसाइटी के द्वारा फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स के सर्वेक्षण के अनुसार विगत 40 वर्षों में अन्य पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बोला था कि यह सबसे इम्पोर्टेंट है और लगातार 16 से एक ही थीम विषय को रखने का मुख्य कारण यही था कि विगत 40 वर्षों में जितने भी अनुसंधान कराए गए पक्षियों पर, जितने भी कार्य किए गए संरक्षण के लिए, उसमें सभी पक्षियों का वृद्धि हुआ। पर इसी भारत की जो गौरैया है उसमें संख्या में 60% की कमी हो गई है। तो यह सबसे महत्वपूर्ण है। जितने भी हैं उसमें सभी पक्षियों का वृद्धि हुई है, पर लेकिन भारत में इसकी कमी हुई है 40%। तो ये आप लोगों को डाटा याद रखना है, इसकी कमी लगातार हो रही है। और ये दोनों ही क्षेत्रों में है, शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों। मुझे याद है मेरे घर के जो आंगन हुआ करती थी, उसमें जो आंगन में जो बना हुआ रहता था रेक, उसमें इन पक्षियों का हजारों की संख्या में रहा करती थी जब मेरे दादाजी रहते थे उस समय। पर वर्तमान में जाइएगा तो वहाँ मात्र 50 से 100 आपको मिलेंगे ऐसे पक्षी। और ये सभी घरों का पहले हुआ करता, सभी घर में ये पक्षियाँ रहा करती थी। और ये कोई भी आदमी अपने घर से इसे भगाता नहीं था, इसे अपने यहाँ स्थान देता था। पर जो हमारा सोसाइटी डेवलप हुआ है, टावर डेवलप हुआ, उससे इसका दुष्प्रभाव पड़ा हुआ है। धीरे धीरे ये गांव से इसका पलायन हुआ, इनकी मृत्यु हुई है और भी विभिन्न तरीके से इसका जो समाप्ति हुई है। इसका मुख्य कारण यही सब है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके घर में भी ये सब कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता होगा। देखिए भारत में कौन कौन से गौरैया के प्रकार है आप लोग को याद रखना चाहिए। देखिए हम लोग के घर में कौन सा हाउस स्पैरो ये रहा करता था। देखिए ये किस प्रकार से आप लोगों को रहेगा। नाइट स्पैरो आप लोग को इस तरह देखने को मिलता है। ट्री स्पैरो जो पेड़ों पर रहा करते, पेड़ों पर घोंसला बना के रहा करती है, वो आपको इस प्रकार की है। सभी में कुछ न कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए भारत में जो प्रकार है यह नेचर फॉर सोसाइटी कन्वेंशन फॉर द फ्यूचर के साइट से लिया गया है। रसेट स्पैरो आप लोगों को यहाँ पर स्पेनिश स्पैरो आप लोगों को भारत में मिलता है। तो ये 5 प्रकार याद रखना है। 5 प्रकार रसेट, स्पेनिश और ट्री स्नाइट और हाउस स्पैरो आप लोगों को भारत में है। तो सभी का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, नहीं तो विजुअली आप लोग देख लीजिएगा तो चीज़ें आप लोगों को समझ में आएगी। नेक्स्ट हम लोग सेम एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर इंग्लिश में है। तो जो भी स्टूडेंट इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप 3 फॉर्मेट आप लोग जुड़ जाइए। इस बार कोड को स्कैन कीजिए, गूगल स्कैनर से आप स्कैन करके डायरेक्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग लिंक पर ही विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, जब भी बात होती है संरक्षण की, किसी भी जीव की संरक्षण की बात होती है तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी चर्चा जरूर होगी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, वह UPSC हो या PCS हो, तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों को टॉपिक है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे मैंने यहाँ शामिल किया है, तो इसे ज़रूर देख लीजिए। जैसे IUCN सरकारों और नागरिकों दोनों से मिलकर बना एक सदस्यता संघ है। तो समझ लीजिए एक संघ है यह। तो विश्व की प्राकृतिक जो स्थिति है, प्राकृतिक स्थिति संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है, वैश्विक रूप से कार्य करती है। IUCN की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। और भी कौन कौन सी संस्थाओं का जो आपको संस्था का जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, बताइए कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। कम से कम 5 का तो बताइए ही, कम से 5 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। चलिए IUCN द्वारा जारी की जाने वाली लाल सूची विश्व की सबसे व्यापक सूची होती है, क्योंकि यहाँ अगर इस सूची में जो शामिल हो जाता है तो ऐसा माना जाता है वो कि उस प्रजाति का लगभग 60 से 70% जो जनसंख्या है वो विलुप्त हो चुकी है। इसलिए इस सूची उस पर अधिक विस्तृत रूप से कार्य किया जाता है। इस श्रेणी को वह सूची जो है 1969 से जारी की जा रही है। ध्यान रखिएगा, रेड लिस्ट जो सूची होती है वो 1969 से जारी की जा रही है, नहीं कि आप 1948 समझ लीजिए, उससे पहले ये सूची जारी नहीं की जाती थी।
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बन सकता है कि कब से जारी की जा रही है रेड सूची। तो 1969 से जारी की जा रही है। तो अब देखिए सूची कितनी प्रकार की, सूची कुल 9 प्रकार की है, जो 9 प्रकार की सूची जारी करती है, जिसमें आपको 8 मुख्य, एक जो सूची इसके डाटा में नहीं आती पर फिर भी उसको जो IUCN है वो जारी करती है, उसे लिस्ट में शामिल करती है। तो कुल 9 प्रकार के हैं, मुख्य पूछे तो 8 है। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखता है। एक विलुप्त है AX, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। विलुप्त हो जाता है, जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है तो उसे विलुप्त की श्रेणी में या एक्सटेंट की श्रेणी में रखा जाता है। वन विलुप्त अर्थात अभी वाइल्ड रूप से उपलब्ध, इसे श्रेणी में रखा गया है, इसे शॉर्ट फॉर्म में EW कहा जाता है। EW जो जातियों वनों के पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इसके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास में निवास पर जीवित है। अर्थात ऐसा जीव जो आपको चिड़ियाघर या किसी प्रकार कंजर्वेटिव एरिया है जहां कंजर्वेट किया गया है उसको जीवित रखने के लिए, वहां पर प्राप्त हो, तो यह वाइल्ड द इंस्टिट्यूट ऑफ वाइल्ड EW के श्रेणी वाले जीव होते हैं, जिसमें आपको बहुत से चिड़ियाघर में आप लोग को ऐसे पक्षी और ऐसे जानवर मिल जाएंगे जिनको इस रूप से रखा जाता है। नेक्स्ट है घोर संकटग्रस्त या क्रिटिकल इंजर्ड जो होता है CR। यह देखिए सबसे महत्वपूर्ण रूप से भी यह देखने को मिलता है। घोर संकटग्रस्त जाति और वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा होता है इसे, इसलिए इसे घोर संकटग्रस्त माना जाता है। नेक्स्ट है संकटग्रस्त इंडिजर्ड जो है EN के सूची में रखा जाता है। जाति और वनों के विलुप्त होने का खतरा बना रहता है, अर्थात इस पर बना रहेगा खतरा, जब भी होगा इस पर विशेष कार्य करने की जरूरत है। नेक्स्ट है असुरक्षित जो सूची होगी वो इस प्रकार की वेनरेबल जो होगा VU के कोडिंग में रहता है, अनसुरक्षित जिसे माना जाता है। जाति और वनों के संकटग्रस्त हो जाने की संभावना बनी रहती है इसमें, इसलिए इसे असुरक्षित के श्रेणी में रखा जाता है। संकट निकट या नियरेस्ट एंटी के रूप में इसे शामिल किया गया है। नियरेस्ट के रूप में जाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना, अर्थात ऐसी प्रजाति जाति जो वो जीव की हो या पक्षियों की हो या किसी प्रकार के वनस्पति का हो, वो निकट भविष्य समय में आपको संकट श्रेणी में आ सकता है, या तो इसे इस श्रेणी में रखा जाता। तभी संकट मुक्त हो लेस्ट कंसर्न या LC जाति की बहुत कम खतरा पर बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली जाति है तो इसे इस संकट मुक्त माना जाता है, उसे उस श्रेणी में रखा जाता है। आंकड़ों का अभाव है जो डाटा डिफिशिएंट जो DD के श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें IUCN या किसी भी संस्था के पास इस जाति प्रजाति के संदर्भ में डाटा नहीं है तो उसके उस श्रेणी में रखा जाता है। जातियों के बारे में कमी के कारण उनका संरक्षण स्थिति संकट अनुमान नहीं लगाया जाता है, यह सबसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर नोट इसको अर्थात अनकलांकित से आंकड़ों का संरक्षित नहीं किया जाता है और यह लिस्ट में शामिल हो, इसी की बात मैं कर रहा था। 9वां लिस्ट यह है, यही जो डाटा इसका संग्रह नहीं होता है इसलिए इसे इस श्रेणी में रखा जाता है। स्थिति कायम नहीं, IUCN के द्वारा संरक्षण मापदंडों का आकलन अभी नहीं किया गया है, ऐसी श्रेणी है जिसमें अभी तक इसका आकलन नहीं किया जा सका है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको 9 टोटल आपको देखिए इंग्लिश फॉर्मेट में आप लोग को यहाँ दिया हुआ है, तो जो भी है आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं XN EW CR और ENDU NTLC। तो आप इस रूप से लास्ट कंसर्न है, एक्सटिंक्ट है, थर्ड है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। सेम आप लोग को एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश वाले में दिया हुआ है, तो आप लोग जरूर विजिट करके इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग, तब तक के लिए आप चैनल को शेयर कीजिए और भी लोगों से जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप लोग के लिए बहुत सी चीज़ें चलाई जा रही। PIB आप लोग को अपलोड करा दिया जाएगा 1 से 2 दिन में। आज तक जो पहले जो अपलोड किए गए महत्वपूर्ण उसे अपलोड आज या 1 से 2 दिन में आप लोग को कवर कर दिया जाएगा। साथ ही आप लोग को लूसेंट बूस्टर का भी चीज़ें आप लोग को अपलोड कराया जा रहा है, साथ ही आप लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, तो सभी चीज़ों को आप लोग धीरे धीरे करते रहिए। आप लोग का रिजल्ट जो भी होगा उससे पहले सारी चीज़ों को समाप्त कर दिया जाएगा ताकि आप बेहतर तरीके से एग्ज़ाम में अपेयर हो सके और 110 का स्कोर है आप लोग कवर कर सके। चलिए तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोग से विदा लेता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।